अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग EDU 431 का फाइनल टर्म रिलेटेड वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि हम मिड टर्म को कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको आपका मिड टर्म अच्छा होया होगा और आपको हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। आज से हम फाइनल टर्म रिलेटेड चलेंगे लेक्चर 11, जो कि है क्रिएटेड एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टेस्ट आइटम। इसमें टॉपिक 99 है। हम लोगों मिड में आपका सिलेबस था टॉपिक 100, तो हम वो देख चुके थे, लेकिन हम रिकॉल करते जाते हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट आइटम, यानी इसमें आपको होता क्या है कि स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाता है, उन्हें बताया जाता है लेंथ और कम्प्लेक्सिटी रिस्पॉन्स की। ये टाइप जो है इसमें देखा जाता है क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं जो कि हायर लेवल मेंटल प्रोसेस को सूटेबल हों। लाइक हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें हायर लेवल मेंटल प्रोसेस की स्किल्स को हम सिंथेसाइज एवल्यूट कर रहे होते हैं। लाइक हम क्वेश्चंस इस अकॉर्डिंग पूछते हैं, यानी इसमें सिंथेसिस भी इन्वॉल्व होता है और एवोल्यूशन प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है। आप इसमें ला सकते हो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल आपके पास आता है जी, गिव एग्जाम्पल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Which form of government is more suitable in the socio-economic and cultural context of country? Keep your response limited to 5,000 to 6,000 word। यानी हम सब्जेक्टिव टेस्ट आइटम के अंदर लिमिट कर देते हैं वर्ड्स के अकॉर्डिंग। बहुत सारे आपके GDPs होते हैं, आपको कहा जाता है आप लिमिटेड रहेंगे 200 वर्ड्स के अकॉर्डिंग, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ता है। तो वो आपका ऐसे टाइप टेस्ट आ गया, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो गया। एडवांटेज इसके अगर हम देखें तो ये असेस करता है हायर ऑर्डर एबिलिटीज़ को। हायर ऑर्डर एबिलिटीज़ के अंदर देखें तो एनालाइज करता है, सिंथेसाइज करता है, एवोल्यूट कर रहा होता है। ये लाइक इसमें हम देखें तो ये लेस कंज्यूमिंग टाइम डेवलप कर रहा होता है, चीज़ें कंज्यूम बहुत कम टाइम कर रहा होता है। इसमें गैसिंग जो है वो एलिमिनेट हो चुकी होती है, एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाते हैं। लिमिटेशन देखें तो ये स्कोरिंग जो होती है वो अनरिलायबल होती है, वो टाइम कंज्यूमिंग होती है। लिमिटेड ये सैंपल इसमें यूज़ हो रहे होते हैं। गाइडलाइन में अगर हम देखें तो फ्रेम क्वेश्चंस को इस तरह करें कि एग्जामिनी जो होता है वो एक्सप्लिसिट डिफाइन करवाता है क्वेश्चंस, स्पेसिफाई करी जाती है वैल्यू और अप्रॉक्सीमेटली टाइम लिमिट्स को देखा जा रहा होता है। इसमें आपके पास आप वेरीफाई करते हो क्वेश्चन क्वालिटीज को, स्क्रॉल करते हो हर आंसर को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देन ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकते हो। अब अगर स्कोरिंग रब्रिक्स फॉर ऐसे टाइप आइटम, तो आपके सामने आता है कि इसमें स्कोरिंग जो होती है ना वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। रिलायबिलिटी जो होती है वो क्या करती है, वो डिमांड करती है स्कोरिंग को, और स्कोरिंग जो हो वो कंसिस्टेंट हो। उसमें आपके पास लाइक डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग वो ना चले, लाइक इसमें हम इंडिपेंडेंट राइटर्स की बात कर रहे हैं कि उसमें इन्वॉल्व ना हो। फर्दर जी आपके पास स्कोरिंग रब्रिक्स के अगर हम देखें तो दो बेनिफिट्स हैं आपके पास। फर्स्ट क्या है कि ये एग्जामिनेशन को सपोर्ट करता है, इस मकाम तक कि आप स्पेसिफाइड एरिया कर देते हो, आप उस एरिया तक पहुंच जाते हो। ये फीडबैक प्रोवाइड कर होता है स्टूडेंट्स को, जिसके नतीजे में परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही होती है। टाइप्स देखें तो आपके पास स्कोरिंग रब्रिक की अगर हम देखें ना तो ऐसे टाइप आइटम्स के एनालिटिक्स स्कोरिंग रब्रिक भी आपके पास आ गया। फर्स्ट टाइप क्या थी स्कोरिंग रब्रिक, इसमें दो जनरल मेथड यूज हो रहे होते हैं। फर्स्ट है जी एनालिटिक, इसमें स्कोरिंग की और पॉइंट और रेटिंग को देखा जा रहा होता है, और दूसरा है होलिस्टिक, ग्लोबल सॉर्टिंग और रेटिंग मेथड इसमें आ रहा होता है। फिर जी एनालिटिक स्कोरिंग रब्रिक्स, ये एनालिटिक स्कोरिंग जो होता है कि रिक्वायर कर रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है लिस्ट। अब ये लिस्ट जो होती है इसके अंदर मेजर एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आइडियल आंसर को। लाइक हम देखें तो आपके बहुत सारे GDPs में आपको प्रॉपर एक बता के टेबल दे दिया जाता है कि आपको कैसा आंसर लिखोगे तो कैसे मार्क्स आएंगे। सेम वही चीज़ इसमें आ जाती है, वो स्कोरिंग रब्रिक्स में आ जाता है। इसमें एनालिटिक टाइप ऑफ रब्रिक्स भी यूज होता है, जिसके अंदर आप ऐसे टाइप क्वेश्चंस को स्कोर्स के तौर पे लेके चलते हो। एनालिटिक रब्रिक्स को आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हो, असाइन कर रहे होते हो नंबर हर एलिमेंट्स को। क्वेश्चन आपके पास आया, अब देखें फैक्टर्स
एग्जाम प्रॉब्लम क्या था, सब फैक्टर्स बताया गया था और इंडिकेटर किया गया था। आइडेंटिफाई फैक्ट्स करने थे आपको, एविडेंस के अकॉर्डिंग चलना था, आइडेंटिफाई एविडेंस करना था, कंक्लूड करना है, और ये पूरा प्रोसेस आता है। टॉपिक 103 है आपके पास होलिस्टिक स्कोरिंग रब्रिक फॉर ऐसे आइटम। होलिस्टिक स्कोरिंग रब्रिक जो है ये जजमेंट चाहती है। अब जजमेंट जो होती है ये पूरी पूरी क्वालिटी के बारे में बात करती है। अब ये क्वालिटी जो होगी वो स्टूडेंट रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग जाएगी। इसमें कोई भी स्पेसिफिक कंटेंट एलिमेंट यूज नहीं हो रहा होता। इसमें होलिस्टिक रब्रिक जो होता है ना वो प्रॉबली अप्रिशिएट अंदाज में एक्सटेंड करता है रिस्पॉन्स को। इसमें मुख्तलिफ हम सिंथेसाइज करते हैं, एबिलिटीज को क्रिएट कर रहे होते हैं, प्री स्पेसिफाइड आंसर्स को। इसमें हम लेते हैं जी होलिस्टिक मेथड को एज अ क्राफ्ट। ये होलिस्टिक रब्रिक के थ्रू चलता है। इसमें आप क्या करते हो, डिफाइन करते हो क्वालिटीज। अब क्वालिटीज जो होती हैं ये वो क्वालिटीज होती हैं जो हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग बिलोंग करती हैं। रिफाइनमेंट जो होता है उसमें अगर हम देखें तो इसमें स्पेसिफाइड मेथड को यूज़ किया जा रहा होता है। आप इसमें कंपेयर करते हो पेपर्स को प्री स्पेसिफाइड स्पेसिमेंट्स के अकॉर्डिंग। फोर्थ वे इसमें इम्प्लीमेंट करते हो होलिस्टिक रब्रिक्स को। आंसर्स को कम्प्लीटली आप डिफाइन कर रहे होते हो। इसमें आंसर्स जो होते हैं वो इसमें रीच करते हैं जी, रैंक प्रोवाइड कर दिया जाता है आपको, उसमें अकॉर्डिंग उसके आपको मार्क्स मिल रहे होते हैं, पूरा क्राइटेरिया सेट होता है। लेक्चर 12 है जी आपके पास थ्योरीज ऑफ टेस्ट डेवलपमेंट। थ्योरीज की अगर हम बात करें तो दो आपके पास थ्योरीज हैं जी। फर्स्ट है क्लासिकल टेस्ट थ्योरी CTT, और देन है आपके पास रिस्पॉन्स थ्योरी IRT, आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी। दो डिफरेंट इसमें भैया फ्रेमवर्क यूज हो रहे होते हैं। अब हम इसमें अगर देखें तो आइटम डिफिकल्टी हो गई, आइटम डिस्क्रिमिनेशन हो गई, चांस ऑफ कैसिंग हो गया। क्लासिकल टेस्ट थ्योरी जो है ये फोकस करती है ट्रू स्कोर्स इंडिविजुअल के टेस्ट के अकॉर्डिंग। लाइक इसमें हम इस थ्योरी को यानी स्कोर्स को मानने के अमल को हम कहते हैं टेस्ट ट्रू स्कोर थ्योरी। फॉर्मूला इसका क्या है, ऑब्जर्व स्कोर इक्वल टू ट्रू स्कोर प्लस एरर। अब जो आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी है ना इसे लेटेंट ट्रेंड थ्योरी भी कहा जाता है। याद रखें, आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी को आप लेटेंट ट्रेड थ्योरी भी कहते हैं। ये फोकस करता है जो फंक्शंस की एबिलिटीज पर। आइटम एनालिसिस जो है ये स्टैटिस्टिकल मेथड है जो कि आइडेंटिफाई करता है टेस्ट आइटम को। अब ये वो आइटम्स होते हैं जो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे होते, यानी एरर रिलेटेड आइटम्स होते हैं। अगर आइटम बहुत आसान है या बहुत डिफ़िकल्ट है या वो यूँ कह लें कि वो डिफरेंस फेल हो रहा है, वो डिफरेंस शो करने में स्किल और अनस्किल्ड, तो हुआ क्या कि आप आइटम एनालिसिस को यूज़ करते हो। अब इसमें दो कॉमन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स पाई जाती हैं। फर्स्ट आइटम डिफ़िकल्टी, भैया किया जाता है जी प्रोपोर्शन। अब ये एग्जामिनी जो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है ना आइटम को करेक्टली, वो भैया कर रहा होता है। आइटम डिस्क्रिप्शन सेकंड है, इसमें हम आइटम की डिस्क्रिमिनेट कर होते हैं लाइक नॉलेजेबल और एरिया कंटेंट के अकॉर्डिंग। या आप इसमें देखते हो कि आया जो बंदा सेलेक्ट है वो आया उसके काबिल है या नहीं। एडिशनल एनालिसिस देखें तो इसमें आपके पास डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस आ जाता है। डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस जो होता है ये मेजरमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है कि कितना इनकरेक्ट ऑप्शन कंट्रीब्यूट कर रहा था क्वालिटी ऑफ मल्टीपल चॉइस पर आइटम के अंदर। जब एमसीक्यूज क्रिएट किए जा रहे हैं तो इसमें इनकरेक्ट आइटम्स कितने लाइक रिजेंबल्स रखते हैं करेक्ट आंसर्स के साथ। फिर जी आपके पास आता है एप्रिशिएट टाइम फॉर आइटम एनालिसिस। इसमें आपके पास दो स्टेजेस आ जाती हैं। फर्स्ट स्टेज है कि आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन बट बिफोर स्कोरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद लेकिन स्कोरिंग से पहले। आफ्टर स्कोर हैज़ बीन रिपोर्टेड। सेकंड है जी आफ्टर स्कोर हैज़ बीन रिपोर्टेड। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं बट बिफोर स्कोरिंग, तो इसमें आइटम एनालिसिस जो होते हैं इस स्टेज पे हो रहे होते हैं। अब डेवलपर्स की हेल्प कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं एरर्स को। एरर्स और डिफेक्ट्स होते हैं सीरियस इनफ हो तो आइटम जो होता है वो स्कोरिंग तरफ लाइक अगर ना हो तो वो स्कोरिंग तरफ चला जाता है, अगर हैं तो उसे दोबारा से देखा जा रहा होता है। आफ्टर स्कोर हैज़ बीन रिपोर्ट, आइटम एनालिसिस जब हो गया उसमें हमने रीयूज़ कर लिया, उन आइटम्स को सिलेक्ट कर लिया कि हम फ्यूचर फॉर्म ऑफ द टेस्ट के अंदर से रीयूज़ करेंगे। अगर स्कोर जो है फ्यूचर फॉर्म ऑफ द टेस्ट के साथ लिंक कर रहे हैं
तो आप क्या करोगे, कॉमन आइटम्स को यूज़ करोगे, तो ये आइटम एनालिसिस के अंदर आ जाता है और ये आपके इसमें अगर देखा जाए तो स्पेशली ये यूज़फुल होता है उस वक़्त जब आप सिलेक्ट कर रहे होते हो सेट ऑफ कॉमन आइटम्स को। उसमें उसकी फुल रेंज ऑफ डिफ़िकल्टी को देखा जा रहा होता है। टेस्ट थ्योरी एंड आइटम एनालिसिस, क्लासिकल टेस्ट थ्योरी एंड आइटम एनालिसिस। क्लासिकल टेस्ट थ्योरी जो है वो वीक थ्योरेटिकल असम्पशंस के अकॉर्डिंग चलती है। लाइक हम इसमें देखें तो इसे आप टेस्टिंग सिचुएशंस के अंदर आसानी से अप्लाई कर सकते हो। वीक थ्योरेटिकल असम्पशंस की वजह से इससे करेक्टराइज आप नहीं कर पाते हो सीटीटी को कि वो एक एक्सटेंशन के तौर पे यूज़ हो रही होती है। सीटीटी जो है वो मेजर फोकस करती है टेस्ट लेवल इंफॉर्मेशन को, आइटम स्टैटिस्टिक को, यानी आइटम के स्टैटिक्स इसमें आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सीटीटी मॉडल का। आईआरटी के अंदर हम देखें तो ये एक ऐसा मॉडल है जो कि एक्सप्रेस करता है एसोसिएशन को। अब ये एसोसिएशन जो होती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्स आइटम को लेके जो वो शो कर रहा होता है और अंडर लेटेंट वेरिएबल, यानी हम इसे कभी कभार कहते हैं कि एबिलिटी या ट्रेट। अब लेटेंट वेरिएबल को आप एक्सप्रेस करोगे। लेटेंट वेरिएबल को आप थीटा की मदद से एक्सप्रेस करते हो। ये कंटिन्यू होता है, वन डायमेंशन कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। याद रखिए इसे थीटा के तौर पे कहते हैं और ये वन डायमेंशन कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है जो कि एक्सप्लेन करता है कोवेरियंस अमंग आइटम्स। फिर जी आपके पास सीटीटी के अगर हम फर्दर देखें तो थ्योरेटिकल वीकनेस के बावजूद सर्कुलर डिपेंडेंसी जो होती है वो आइटम्स के ऊपर से स्टैटिक्स की सीटीटी के अंदर काफ़ी डिटरमिन की जा सकती है आसानी से। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये पेपर रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट नहीं था क्योंकि आपको इसमें सिंपल पता होना चाहिए कि सीटीटी है क्या। आइए इसी तरह आइटम डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसी एबिलिटी है जो आइटम को डिस्क्रिमिनेट करती है बिटवीन हायर एबिलिटी एग्जामिनी और लो एबिलिटी एग्जामिनी। आइटम डिस्क्रिमिनेशन हायर और लोअर एबिलिटी एग्जामिनी के अकॉर्डिंग वो डिस्क्रिमिनेट कर रही होती है। इसकी रेंज कितनी होती है, याद रखेंगे -1.00 से +1.00 तक होती है। कभी कभी हम कह देते हैं कि -1 टू +1 है। एक्सेप्टेबल रेंज अगर हम इसमें देखें ना, आइटम पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट आप देख लें कि आइटम जिनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू होती है नियर या लेस देन 0 उसे रिमूव कर दिया जाता है एग्जाम से। अब अगर हम देखें एक्सेप्टेबल रेंज क्या है, 0.2 और हायर। आइडियल रेंज क्या है कि क्लोजर हो 1.00 से, जो कि बेटर होता है। आइटम डिस्क्रिमिनेशन को आप कैलकुलेट करते हो रैंकिंग करते हुए स्टूडेंट्स को। जब आप स्टूडेंट्स की रैंक कर रहे होते हो, सिलेक्ट कर रहे हो टॉप 27% और लॉस्ट 27% को, तो आप इस मेथड को इसमें यूज़ करते हो। फार्मूला जो है ID इज इक्वल टू अपर ग्रुप माइनस लोअर ग्रुप। बाकी इसमें आपके पास आ गया IRT, आइटम करेक्टरिस्टिक्स कर्व ICC इन IRT। इससे आप क्या करते हो, आइटम को एनालाइज करते हो IRT को यूज़ करते हुए। मेथोडोलॉजिकल प्रॉपर्टीज देखी जाए तो ICC के आपके पास आते हैं कि जो डिफ़िकल्टी होती है जब आप आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी को यूज़ कर रहे होते हो, उसे डिस्क्राइब करने के लिए ICC को आप यूज़ करते हो क्योंकि इसमें एबिलिटी स्केल्स पाए जाते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी इसमें जो पाई जा रही होती है वो डिस्क्रिमिनेशन की पाई जा रही होती है। इसमें आप डिस्क्राइब करते हो किस तरह आइटम जो हैं वो अच्छे से इसमें लोकेट हो चुके हैं। आइटम क्राइसिस देखें तो द आइटम डिफिकल्टी आ गया, डिस्क्रिमिनेशन पावर आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसरिंग करेक्टेड बाय क्वेश्चंस आ गए, लाइक बाय गैसिंग आ गए। आइटम डिफिकल्टी एंड आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी के अंदर हम देखें तो जो प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की आइटम की वो 0.5 से होती है और ये लॉजिस्ट केस के अकॉर्डिंग होती है। इस को हम कहते हैं ये थ्रेशोल्ड डिफिकल्टी है। यानी कि एप्लीकेशन अगर हम बात करें उसकी जो आइटम डिफिकल्टी है IRT की, उसे डिफाइन किया जाता है कि ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी जो है सक्सेस रेट की 0.5 से है और ये लॉन्गेस्ट केस के अकॉर्डिंग होता है और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कि थ्रेशोल्ड डिफिकल्टी है। ये डायग्राम को डिफाइन किया गया था।
उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। कोई चीज़ है मतलब अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मुझसे पता कर लें। जिन चीज़ों को मैं छोड़ देती हूँ ना वो आपके पेपर रिलेटेड नहीं होती। लाइक हम सिंपल पेपर रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए होती है कि ग्राफ कैसे ड्रा करना है, उस ग्राफ को फर्दर कैसे एलिमिनेट करना है, उसमें पोजीशन को किस तरह मार्क करना है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। गैसिंग का मतलब होता है आंसर देना, जजमेंट करना किसी चीज़ का, लेकिन आप हर फैक्ट को देखते हो उसमें अश्योर ना हो। गैसिंग जो है ये स्टैंडर्ड टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी है जो कि एग्जामिनीज के तौर पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे एग्जामिनीज प्रेजेंट कर रहे होते हैं। टेस्ट स्कोर जो होते हैं वो लाइक हम इसमें देखें तो सिंपली बेस करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करेक्टली किया, कितने रैंडम गैस किए हैं। दो टाइप की गैसिंग हो रही होती है, ब्लाइंड गैसिंग, इन्फॉर्म्ड गैसिंग। ब्लाइंड गैसिंग क्या है? जब एग्जामिनी जो होता है वो चूज करता है आंसर्स को रैंडम तौर पे, और इन्फॉर्म्ड गैसेस जो होता है ये बेसिकली एग्जामिनी जो यहाँ पे नॉलेज और एबिलिटीज को ड्रॉ करता है और उसमें आंसर्स को जो करेक्ट आंसर है चूज कर रहा होता है। तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।